यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग आज तीसरे दिन भी बंद पड़ा हुआ है। मलबा गिरने के चलते भनेली गाड़ के पास से यमुनोत्री पैदल मार्ग बाधित है। पहाड़ी से गिर रहा मलबा ऋषि गंगा नदी में जा रहा है। वक्त रहते अगर मलबा नदी से साफ नहीं किया गया तो झील बनने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव का कहना है कि ऋषि गंगा नदी से मलबे को हटाना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो झील बनने में देर नहीं लगेगी और पैदल मार्ग बाधित होने से सुरक्षा के लिहाज से यमुनोत्री धाम की यात्रा एक हफ्ते तक के लिए रोक दी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भनेली गाड़ के पास मलबा गिरा था पहाड़ी से और इस वजह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। यमुनोत्री धाम की यात्रा एक हफ्ते के लिए रोक दी गई है। एसडीएम बड़कोट ने पीडब्ल्यूडी को वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये मलबा ऋषि गंगा में जा रहा है और ऐसे में लोग आशंका जता रहे हैं कि अगर इस मलबे को हटाया नहीं गया तो झील भी बन सकती है। तो बड़कोट में जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग आज तीसरे दिन भी बंद है। 2 दिन पहले यहां पर पहाड़ी से मलबा गिरा था और ये रास्ता अभी तक बंद पड़ा है। नितिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहाड़ी से भारी तादाद में ये मलबा गिरा है। तीसरा दिन है आज, यात्रा रुकी हुई है। कब तक इस रास्ते को खोल दिया जाएगा? देखिए, अभी जो ये जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग है, पिछले आज ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी आज ये बंद है और अभी फिलहाल जो है उप जिलाधिकारी बड़कोट द्वारा पीडब्ल्यूडी जो कार्यदायी संस्था है यहाँ पैदल मार्ग की, उनको एक सप्ताह के भीतर ही वैकल्पिक मार्ग तैयार करने को कह दिया है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो मलबा है, चट्टानी मलबा जो है पैदल रास्ते में आ गया है। और इसी के साथ साथ जो ये मलबे का कुछ अंश वो ऋषि गंगा नदी यानी पास में ही जो ऋषि गंगा नदी बहती है वहां पर भी गिरा है। इसमें यमुनोत्री मंदिर समिति के जो सचिव है उन्होंने ये अंदेशा लगाया, ये आशंका जाहिर की है कि अगर यहाँ पे अगर पानी रुक जाता है तो ऐसे में झील बनने की संभावना हो जाती है। इसके बाद जो इसके आगे का जो एरिया है, खासकर जानकी चट्टी या और हनुमान चट्टी वाला जो एरिया है, ऐसा ना हो कि अगर झील का पानी एकदम से निकल जाए तो इन जगहों को जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। तो अधिकारी कब तक इस रास्ते के खुलने की बात कह रहे हैं? कुछ संभावना उन्होंने भी जताई होगी? देखिए, जिस तरीके से अभी ये जो स्थितियां हैं, जो स्थितियां, ये तस्वीर जो है दिख रही है, उसमें ये लगता नहीं कि बहुत जल्दी मार्ग को खोल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए है। क्योंकि मशीनरी यहाँ पे पहुंचाना इतना आसान नहीं है। अगर मजदूरों के भरोसे रहते हैं कि मजदूर इस मार्ग को खोलें तो ये साफ तरीके से देखा जा सकता है कि कितने कितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे गिरे हुए हैं। 100 मीटर का ये पूरा दायरा है जहाँ जो पैदल मार्ग पूरी तरीके से बंद है और यही कारण है कि इसी के पास में ही जो जंगल वाला एरिया है वहां से वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए एसडीएम बड़कोट द्वारा निर्देश किया गया। बिल्कुल नितिन, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। तो ये तस्वीरें यमुनोत्री मार्ग की हैं जहां पर मलबा गिरा है पहाड़ी से और तीसरे दिन भी ये रास्ता बंद पड़ा है। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले ये भारी मलबा गिरा था पहाड़ी से और रास्ता अभी तक खुल नहीं पाया है। आगे बढ़ते हैं, कर्णप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा गिरा है। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर यह मलबा गिरा है। महेश्वर आश्रम के पास भूस्खलन से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मलबा गिरने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। और चमोली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां बिरही निजमुल्ला मार्ग पर एक क्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गहरी खाई में गिरी है क्रेन और इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है, जबकि रास्ते में फंसे ट्रक को निकालने के लिए यह क्रेन जा रही थी और खुद ही हादसे का शिकार हो गई। चमोली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिरही निजमुल्ला मार्ग पर यह क्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गहरी खाई में जा गिरी है क्रेन और इस हादसे में क्रेन का जो ड्राइवर है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रास्ते में फंसे एक ट्रक को निकालने के लिए ट्रेन जा रही थी और खुद ही
गहरी खाई में जा गिरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली में बिरही निजमुला मार्ग पर यह हादसा हुआ है। एक क्रेन गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में क्रेन का जो ड्राइवर है उसकी मौत हो गई। रास्ते में एक ट्रक फंसा हुआ था, उस ट्रक को निकालने के लिए क्रेन जा रही थी और खुद ही हादसे की शिकार हो गई। आगे बढ़ते हैं। रुड़की नगर निगम के कुछ पार्षदों ने एक बार फिर मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने नगर निगम के गेट पर मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मेयर पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ के टेंडर हुए थे, लेकिन मेयर ने अपने स्वार्थ के लिए टेंडरों को निरस्त कर दिया, जिससे पार्षदों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि मेयर विकास कार्यों में रोड़ा डालना चाहते हैं, तो वहीं मेयर ने कहा कि वो काम करने वालों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो काम जनहित में होगा वो जरूर करेंगे। तो मेयर और पार्षद आमने सामने हैं। रुड़की नगर निगम के गेट पर मेयर से नाराज कुछ पार्षदों ने नारेबाजी की है, मेयर पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया है, जबकि मेयर की अलग ही दलील है। मेयर कह रहे हैं कि जो भी विकास के कार्य होंगे वो जरूर कराएंगे। तो रुड़की नगर निगम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पार्षदों में मेयर के खिलाफ गुस्सा है। कुछ पार्षद हैं जो मेयर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लक्सर में तहसीलदार पर दुकानदारों ने गंभीर आरोप लगाए। दुकानदारों का आरोप है कि तहसीलदार ने उनकी दुकानों के सामने पड़े बजरी और रेत की वीडियो बना ली है। दुकानदारों ने जब तहसीलदार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कार्यालय आने के लिए कहा। जब दुकानदार तहसीलदार के कार्यालय पहुंचे तो तहसीलदार के साथ रहने वाले कर्मचारियों ने मामले को निपटाने के लिए पैसों की मांग की। अब मामला एसडीएम के पास पहुंच गया है, जिसकी जांच की जा रही है। तो तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। लक्सर में जो दुकानदार हैं, जो रेत और बजरी का कारोबार करते हैं, वो उनका यह आरोप है कि तहसीलदार ने पहले उनके इस रेत और बजरी के ढेर की वीडियो बनाई, फिर उनसे कार्यालय आने को कहा। जब ये दुकानदार कार्यालय पहुंचे तो वहां तैनात कुछ कर्मचारी उनसे पैसों की मांग करने लगे। अब ये मामला एसडीएम के पास पहुंच गया है और एसडीएम इस मामले में जांच कर रहे हैं। तो तहसीलदार पर ये गंभीर आरोप लगाए। उनके द्वारा उनसे कुछ डिमांड्स की गई और उनका कहना ये है कि जो टोटल 4 व्यापारी थे वहाँ पे, जो 4 शॉपकीपर थे, उनके द्वारा टोटल 72-74,000 के आसपास तहसीलदार को पैसा भी दिया गया है। और अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो ये बिल्कुल ही बहुत ही गंभीर प्रकरण है और बिल्कुल अनटॉलरेबल है। तो उनसे इससे रिलेटेड जितने भी साक्ष्य हैं उसको एक तो उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। दुकान की वीडियो बना के ले गए आगे, फिर हमें वहाँ गए, हमने बात की। मैंने कहा जी क्या होगा इसमें और कैसे निपटेगा, तो हमारे से 35 हज़ार रुपये की मांग की, वरना तो चालान नोटिस मिलेगा आपको 1.5-2 लाख रुपए का। आगे बढ़ते हैं, कोरोना की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के 1115 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 30,336 हो गई है, तो वहीं 20,031 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसके अलावा 9,781 कोरोना के एक्टिव केस हैं प्रदेश में, जबकि 402 लोगों की मौत भी हुई है। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 30,000 के पार हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। प्रदेश में 402 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और अब खबर नैनीताल से। नैनीताल की जेल में 53 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। 70 कैदियों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 53 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब सभी कोरोना पॉजिटिव कैदियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। तो नैनीताल की जिला जेल में ये
कोरोना के आंकड़े जिस तरह से सामने आए हैं, वाकई में हैरान करने वाली बात है। जेल प्रशासन के होश उड़ गए हैं, हड़कंप मच गया है जेल प्रशासन में। नैनीताल जेल में कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 70 कैदियों का टेस्ट हुआ था, जिसमें 53 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी भी पहाड़ी जिलों में लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है बारिश से। लगातार पिछले दिनों मूसलाधार बारिश से लोगों को परेशानी हुई थी और एक बार फिर मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। बेरोजगारी के मसले पर कांग्रेस ने कल प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगार साथी सरकार की कार्य प्रणाली से आहत है। डबल इंजन की सरकार बन गई, 4.25 साल का कार्यकाल हो गया, लेकिन नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिला। उत्तराखंड में युवाओं की बेरोजगारी का मसला उठाकर कांग्रेस ने सूबे की त्रिवेंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। विपक्ष का कहना है कि जब देश में डबल इंजन की सरकार है, फिर युवाओं को क्यों बेरोजगार होना पड़ रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से कहा कि डबल इंजन की सरकार का गठन होगा तो निश्चित रूप से नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। जिनका रोजगार था उस रोजगार को भी सरकार ने छीनने का काम किया है। युवाओं में आक्रोश है और निश्चित रूप से युवाओं की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए कांग्रेस आई है और ये संघर्ष हमारा अनर्बल जो है आगे भी जारी रहेगा। 23 सितंबर को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र है। कांग्रेस सत्र से पहले भी बड़ा धरना देने की तैयारी कर रही है। इस दौरान किसानों के ऋण माफी और गन्ने के बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया जाएगा। विपक्ष सरकार से ये पूछ रहा है कि चुनाव के दौरान किया गया वादा भाजपा क्यों भूल गई। नौजवान साथियों को रोजगार की मांग हम सरकार से कह रहे हैं। किसानों के ऋण माफी की बात कही थी, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं है, सरकार तत्काल प्रभाव से इसको करने का काम करे। प्रदेश के विकास को इस सरकार ने अवरुद्ध करने का काम किया है, उस विकास को पुनर्गति देने की आवश्यकता। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। विपक्ष ने रोजगार और किसानों का मुद्दा उठाकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। एक तरफ त्रिवेंद्र सरकार अपने विधायकों की नाराजगी से परेशान है, तो वहीं अब विपक्ष भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब उन्हें पंजाब कांग्रेस के प्रभारी की भी जिम्मेदारी मिली है। इसी पर हरीश रावत से बात की हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजित राठी ने। हमारे साथ हैं हरीश रावत, और कांग्रेस में शायद वो भरोसे का दूसरा नाम है। पहले भी राष्ट्रीय महासचिव थे, आसाम के प्रभारी थे। अभी भी दोहरी जिम्मेदारी, कांग्रेस का एक भरोसा उनके साथ है और वो उसको साथ लेकर चल रहे हैं। और हरीश रावत जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहावतें हैं। वो चुनाव हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, और इसी के लिहाज से पंजाब की जो बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, उन्हीं पर उनसे बात करते हैं। और राष्ट्रीय महासचिव आप दोबारा दोहरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा की तरफ से। तो उत्तराखंड से पंजाब की ओर अब मैं बहुत आभारी हूँ कि पार्टी लीडरशिप ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे पंजाब की पवित्र भूमि की सेवा करने का मौका दिया है। वो हमारी अन्नपूर्णा धरती है, अन्नदाताओं की धरती है, देश के बहादुर रक्षकों की धरती है, स्वतंत्रता संग्राम की धरती है, और आज के आधुनिक भारत को बनाने वाले लोगों की धरती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, दूसरे लोग हैं। तो पंजाब कांग्रेस का पावर हाउस है, तो उस पावर हाउस के साथ काम करना अपने आप में सौभाग्य सूचक है। तो मैं
मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरी कोशिश रहेगी कि सबके साथ मिलजुल करके उसको निभाऊं। एक चुनौती रहेगी दोबारा सत्ता में लाने की, चूंकि वहाँ सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस। देखिए, जिंदगी में हर पल चुनौती होता है, मगर पंजाब में सत्ता में लाने में फिर से कांग्रेस को मैं कोई ऐसी बड़ी चुनौती इसलिए नहीं देखता क्योंकि अकाली दल अपने अंतर्विरोधों से बहुत कमज़ोर हो चुका है और भाजपा और उनका भी अपना अंतर कर रहा है। और कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हमने चुनाव के वक्त में वादे किए थे उन वादों पर हम दृढ़ता से अमल कर रहे हैं। कोरोना काल में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, एक अच्छी लीडरशिप दी है। हमको सबको मिलजुल करके काम करना है। जो राजनेता जहाँ से बिलोंग करता है, जो उसकी जन्मभूमि होती है, वो छूटती नहीं है। उत्तराखंड में आप राजनीति करते रहे, उत्तर प्रदेश में करते रहे, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था, तो अभी उत्तराखंड में है। आसपास ही चुनाव है दोनों राज्यों में, संतुलन कैसे है? संतुलन रखेंगे। जैसा पार्टी लीडरशिप में मेरे हाथ में, मैं तो सिपाही हूँ, सिपाही को जैसा जैसा आदेश मिलेगा, और फिर उत्तराखंड कांग्रेस का भी तो सिपाही हूँ, यहाँ के आदेश का भी पालन करेंगे। जब मैं इतनी दूर असम और उत्तराखंड की ड्यूटीज़ के बीच में समन्वय रख सकता हूँ तो पंजाब तो नज़दीकी है, बल्कि पंजाब की खिदमत तो आधी उत्तराखंड की खिदमत है। आप एक बड़ा चेहरा हैं और आपकी एनर्जी अगर उधर ज़्यादा डाइवर्ट हो गई और इधर नुकसान हुआ तो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम पंजाब हमको इतनी एनर्जी देगा, मक्खन सरसों के मक्के की रोटी और सरसों का साग और लस्सी पिला करके, कि उस ताकत से यहाँ भी और ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे। हमारे साथ हरीश रावत और उन्होंने कहा पंजाब फतेह तय समझिए और उत्तराखंड में भी कोई गलतफहमी ना रहे, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत धान की फसल काटने लगे। मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से धान की फसल काटी। सीएम ने अपने बचपन के दिनों को याद किया। सीएम ने धान की फसल काटकर किसानों को भी खेती के प्रति जागरूक किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने खुद अपने हाथों से धान की फसल काटी और लोगों को भी खेती के प्रति जागरूक किया। पौड़ी के दौरे के दौरान सीएम त्रिवेंद्र रावत ने घंडियाल क्षेत्र में उत्पादित पहाड़ी उत्पादों के प्लांटेशन का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम ने पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने पीडब्ल्यूडी की लंबित पड़ी सड़कों का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में 13 डेस्टिनेशन के तहत सतपुली क्षेत्र में तलाशी जा रही साहसिक खेलों की संभावनाओं पर भी बात की। मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो कर रहे हैं उस काम को, और वहां पर वो स्वरूप दिखाई देता है जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना जा सकता है। वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिली। वो वहाँ पर मिश्रित खेती कर रहे हैं, एक जो कि बहुत अच्छा मॉड्यूल है। और आजकल उनकी कुछ स्विंग भी वो कुछ उन्होंने हल्का फुल्का कुछ उन्होंने आज किया है, और कुछ उनकी अभी फसलें तैयार हुई हैं। उसमें फलदार पौधे हैं, उसमें सुगंधित पौधे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है। डीएम से वार्ता के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए हैं तीर्थ पुरोहित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम से बातचीत के बाद भी तीर्थ पुरोहित संतुष्ट नहीं हुए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपनी बात रखेंगे तीर्थ पुरोहित। जिला सभागार में डीएम से तीर्थ पुरोहितों की बात हुई है, लेकिन
तीर्थ पुरोहित अभी संतुष्ट नहीं हुए, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सीएम के सामने वो अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान के खिलाफ हैं तीर्थ पुरोहित। केदारनाथ धाम में धरने पर बैठे हुए हैं तीर्थ पुरोहित। ऐसे में डीएम ने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की, उनसे बात की। जिला सभागार में उनके साथ एक मीटिंग हुई, लेकिन खबर यह है कि तीर्थ पुरोहित डीएम के साथ वार्ता के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपनी बात रखेंगे। जिला सभागार में डीएम से तीर्थ पुरोहितों की ये मीटिंग हुई। तीर्थ पुरोहितों के शिष्टमंडल के साथ ही केदारनाथ विधायक मनोज रावत भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। डीएम ने तीर्थ पुरोहितों को मास्टर प्लान के तहत होने वाले कामों के बारे में भी बताया। हालांकि ये खबर है कि तीर्थ पुरोहित अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं, वो मुख्यमंत्री से एक मुलाकात करेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। केदारनाथ धाम में धरने पर बैठे हैं ये तीर्थ पुरोहित, लगातार देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान का विरोध कर रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग में डीएम के साथ तीर्थ पुरोहितों ने मीटिंग की है। जिला सभागार में ये मीटिंग हुई है और इस दौरान खबर यह है कि तीर्थ पुरोहित डीएम से बातचीत के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। केदारनाथ धाम में धरना दे रहे हैं ये तीर्थ पुरोहित। देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान के खिलाफ हैं तीर्थ पुरोहित। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपनी बात रखेंगे। जिला सभागार में डीएम से बात हुई थी, लेकिन तीर्थ पुरोहित फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों के शिष्टमंडल के साथ केदारनाथ विधायक मनोज रावत भी मौजूद रहे। इस बातचीत के दौरान डीएम ने तीर्थ पुरोहितों को मास्टर प्लान के तहत होने वाले कामों के बारे में बताया। दो 2022 के चुनाव के लिए कोटद्वार में आम आदमी पार्टी जोर शोर से अपनी कैंपेन में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने कोटद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोटद्वार विधानसभा में ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन जांच की जा रही है। कोटद्वार विधानसभा में 10 टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की जाँच कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ऑक्सीमीटर के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्रत्येक घर जाकर के लोगों का ऑक्सीजन लेवल नापेंगे, क्योंकि इस कोरोना महामारी में अगर ऑक्सीजन का लेवल आपका ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ये इस तरह की व्यवस्था जो है आदरणीय केजरीवाल जी ने की है और उत्तराखंड के लोगों की ऑक्सीजन से जांच की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में खबरें और भी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जोशीमठ में विदेशी पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ में फूलों की घाटी का दीदार अब तक कुल 403 पर्यटकों ने किया है। आज 19 भारतीय और एक विदेशी महिला पर्यटक ने फूलों की घाटी का दीदार किया है। इससे पहले 383 पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं। दीदार की वजह से पार्क प्रशासन को आर्थिक रूप से काफी फायदा हो रहा है। अगर इस फूलों की घाटी की बात करें तो ये घाटी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं। तो फूलों की घाटी में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना काल है, ऐसे में कुछ संख्या कम जरूर है, लेकिन अब तक 403 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी में पहुंचे। आज 19 भारतीय और एक विदेशी महिला फूलों की घाटी पहुंची है। इस वजह से जो प्रबंधन है उसको काफी फायदा हो रहा है। और रुड़की से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में पुलिस अफसरों को जांच के आदेश दिए गए। अपहरण के मामले में फरार चल रहा था यह युवक और अब इसकी पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में अफसरों को जांच के आदेश दिए गए। अपहरण के एक मामले में यह युवक फरार चल रहा था। हरिद्वार के कनखल थाने में मृतक पर मुकदमा दर्ज था। विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए।
विनीत, क्या जानकारी है इस मामले में? कस्टडी में जो युवक की मौत का ये मामला, इसमें जांच के आदेश दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पुलिस की कस्टडी में एक युवक की मौत का जो मामला है सामने आया है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये युवक था, एक युवती के अपहरण के मामले में इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था और जो युवक जिस क्लास में जो है पुलिस जो है इसको लेके आ रही थी, तो उसी मामले में जो है इसकी मौत हो गई है। लेकिन मौत किन कारणों से ये अभी नहीं पता चल पाई, जांच के बाद पता चल पाएगा। तो फिलहाल जो पुलिस है और जो तहसीलदार है वो सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं और पंचनामा की तैयारी चल रही है। विनीत, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।